Good morning, dear students. Again, we are back with our chapter 3, that is ruling the countryside. तो लास्ट वीडियो में हमने जो महलवारी सिस्टम था उसके बारे में डिस्कस किया। तो हमने अब तक दो सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा है। एक है परमानेंट सेटलमेंट। अब जो परमानेंट सेटलमेंट आई थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी और उसमें क्या क्या चेंजेस की अगर एक नया सिस्टम आया, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट बाद ये नया आया था महलवारी सिस्टम, इसका कारण क्या था? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जैसा उन्होंने सोचा था वैसा चला नहीं। इस वजह से उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए और वो जो हॉल्ट मैकेंजी है उन्होंने 1822 में इसे स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो महलवारी सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था और कब ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर यही है कि हॉल्ट मैकेंजी जो है उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था। और ये कब लागू हुआ था? इट केम इनटू इफेक्ट इन 1822। ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ बताई थी महल। इसमें महल क्या है? महल का मतलब होता है गांव, ग्रुप ऑफ विलेजेस या खाली विलेज को महल बोला जाता था इस सिस्टम के अंदर। और जैसा कि बताया गया था कि जो ये महलवारी सिस्टम है इसमें जो पेमेंट मतलब जो पीजेंट्स है उनसे रेंट लेना, ठीक है, लगान वसूल करना। आपने हिंदी अगर आपने मूवी देखी हो, आमिर खान की बहुत हिट मूवी है लगान, वो सेम आप अगर आपने नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखना। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोगों से कर वसूला जाता था, उन्हें कैसे लगान देना पड़ता था। ठीक है। पहले के टाइम में जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, तो इसमें क्या था कि इसमें जो पावर थी दी गई थी, ये अथॉरिटी जो दी गई थी महलवारी सिस्टम में, ये किसको दी गई थी? विलेज हेडमैन को। कि ब्रिटिशर्स ने कहा था विलेज हेडमैन को अथॉरिटी दी गई थी कि आपका काम है पीजन से रेंट कलेक्ट करना, टैक्स लेना, और आपका काम है हमें रेवेन्यू देना। ठीक है। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में तो फिक्स कर दी गई थी, लेकिन जो सभी के जितने भी, चाहे किसी के पास बड़ा लैंड है छोटा लैंड है, बराबर पे करना पड़ता था। लेकिन जो ये सिस्टम था महलवारी सिस्टम, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें क्या था? लैंड के अकॉर्डिंग कि कितना बड़ा लैंड है उसके अकॉर्डिंग जो है रेवेन्यू डिसाइड किया गया था। तो ये बता दिया गया था कि किससे कितना लिया जाएगा। ठीक है। और जैसा परमानेंट सेटलमेंट में कहा गया था कि इन फ्यूचर जो है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जो महलवारी सिस्टम था इसमें ये कहा गया था कि ज़रूरत पड़ने पर इसमें क्या करे जाएंगे? अमेंडमेंट्स करे जाएंगे, चेंजेस करे जाएंगे। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द महलवारी सिस्टम। अब हम नेक्स्ट सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, मुनरो सिस्टम। अभी मुनरो सिस्टम क्या था ये देख लेते हैं। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब ये हमने जो डिस्कस किया था ये कहाँ किया था? हमने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम हर जगह चल रहा था, ब्रिटिशर्स ऑल ओवर इंडिया में फैल चुके थे। ठीक है। तो वो अपना सिस्टम हर जगह लागू, जैसे परमानेंट सेटलमेंट वो लाए थे तो वो चाहते थे ऑल ओवर इंडिया में ये फॉलो हो। तो जो पहले हमने बात करी थी वो नॉर्थ वेस्ट की बात करी थी। अब जो हम बात करें साउथ की बात करें कि साउथ में भी है इसका ये आइडिया चल रहा था कि परमानेंट सेटलमेंट लाई जाए। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइस केम टू बी नोन एज दी रयतवार। जो फिर वही दिक्कतें जब आने लगी थी तो इसमें भी साउथ में भी एक नया सिस्टम लाया गया जिसे बोला जाता है रयतवार या रयतवारी। ठीक है। आपको याद रखना है कि साउथ में जो सिस्टम चला था उसे मुनरो सिस्टम जिसे कहा जाता है, उसमें रयतवारी थी। ठीक है। इसे रयतवारी बोला जाता था। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान। जो ये सिस्टम चलाया गया था इसको सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया था? एक छोटे से एरिया में करा था। ठीक है। और वो एरिया कौन सा था? जब टीपू सुल्तान के साथ किसकी वॉर हुई थी? अलेक्जेंडर रीड की जो वॉर हुई थी। तो उस वॉर में जब अलेक्जेंडर रीड ने जो टेरिटरी जो हिस्सा जो है अपने उसने टेक ओवर किया था, उस जगह पे इसने ये सिस्टम पहले शुरू किया था। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। अब इस जो सिस्टम है ये लेकर तो कौन आए थे? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको शुरू करने की सोची थी उस एरिया में, लेकिन इस जो सिस्टम है इसको आगे बढ़ाया किसने था? ये बढ़ाया था थॉमस मुनरो ने। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। जैसे पहले तो छोटी सी लैंड पर शुरू हुआ था, लेकिन इसको बढ़ाया किसने? बढ़ाने का काम किसने किया इसका? मुनरो ने। ठीक है। थॉमस मुनरो ने। और पूरे साउथ इंडिया में सिस्टम फैल गया था। कौन सा सिस्टम? मुनरो सिस्टम। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स।
अब जो रीड और मुनरो थे उन्हें क्या महसूस हुआ, उन्होंने क्या देखा कि जो यहाँ के जो ज़मींदार है वो ट्रेडिशनल नहीं है, मतलब जो ज़मीन है ये उनकी खुद की नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रेयर्स हु हैड टिल द लैंड फॉर जनरेशंस। अब उन्होंने सोचा कि जो ये सेटलमेंट हम लेकर आए हैं इसको हम वहीं पर फॉलो करेंगे, वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर किसानों की खुद की क्या हो, ज़मीन हो। अब आप ये देखो, जो कल्टीवेटर्स कौन होते हैं, खेती करने वाले, उनको क्या बोला जाता था, रियायत, और जो सिस्टम था उसे रियायतवारी बोला जाता था। रियायतवारी सिस्टम कौन ले गया था, मुनरो, थॉमस मुनरो, मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. तब उन्होंने डिसाइड किया था कि जो ये किसान हैं जिनकी खुद की ज़मीन है, हमें उनसे जो है ये सिस्टम उनके वहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए और हमें पहले उनकी लैंड को चेक कर लेना चाहिए, सर्वे कर लेना चाहिए कि किस तरह की वहाँ की लैंड है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, जो रेवेन्यू है उसकी अमाउंट फिक्स करें। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as paternal father figures protecting the rios under their charge. अब जो मुनरो थे वो ये फील करते थे कि जो कंपनी है, ठीक है, जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं, उन्हें जो है क्या करना चाहिए, किसानों का क्या बनना चाहिए, ठीक है, किसानों का एज अ फादर, ठीक है ना, पिता बनकर उनको क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, किनकी, किसानों की, क्योंकि एज अ फादर उनकी अगर उनकी जो है वो करेंगे, उसे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो इससे जो है किसान भी उनके कभी अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उनके हमेशा फेवर में रहेंगे। तो ये सब दिमाग लगा के वो करते थे। अब नेक्स्ट है ऑल वॉज नॉट वेल। ऑल वॉज नॉट वेल मीन्स कुछ भी सही नहीं था या ठीक नहीं था। Within a few years after the new systems were imposed, it was clear that all was not well with them. अब भाई इतने सारे सिस्टम भी वो लेकर आ गए थे, पर फिर भी उन्हें ये एहसास हो गया, उन्हें नज़र आने लग गया था कि जो हमने सिस्टम लगाए हैं ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल रहे। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. अब क्या था, कंपनी जो है, कंपनी के इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ते जा रहे थे और रेवेन्यू आ रहा था कम, तो इसलिए कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी तो डिमांड कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए क्योंकि उनके खर्चे ताकि निकल सके। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, रियोट्स फ्लेड द कंट्री साइड। अब क्या था, जो बेचारे किसान थे वो क्या थे, वो इस पे नहीं कर पा रहे थे टैक्स को। और जो रियायत थे, रियायत जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे किसान तो किसी खुद की भी ज़मीन नहीं होती तो किसी और किस में काम करता है, तो जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं उनको कहते हैं रियायत, जैसे गांव के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब जो रियायत से वो क्या कर रहे थे, वो गांव छोड़ छोड़ कर जा रही थी, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर इतना कर्ज, वो कंपनी को पे नहीं कर पा रहे थे रेवेन्यू, ठीक है, इसलिए वो क्या करते, गांव ही छोड़कर चले जा रहे थे। एंड विलेजेस बिकम डिजर्टेड इन मैनी रीजन, और कई जगह जो है गांव क्या हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। ऑप्टिमिस्टिक officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich enterprising farmers, but this did not happen. अब जो आशावादी, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, के लोगों, जो ये ऑफिशियल्स थे, इन्होंने जो क्या सोच के सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें लगा था कि अगर हम ये सिस्टम लेकर आएंगे तो जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत खुश हो जाएंगे, उससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा, जब उन्हें फ़ायदा मिलेगा तो वो भी खुशी खुशी काम करेंगे और हमारा रेवेन्यू आता रहेगा। ये सब कुछ सोच के उन्होंने नए नए सिस्टम लेकर आए थे, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा ऐसा कुछ हुआ नहीं। कारण ये था, उनकी डिमांड ज़्यादा थी। जो ईस्ट इंडिया, जो ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स थे, उनका खर्चे इतने ज़्यादा थे कि वो रेवेन्यू जो ले रहे थे उससे उनके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। दैट इज़ द मेन रीज़न। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रॉप्स फॉर यूरोप, की यूरोप की क्या फसलें थी। The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. अब ब्रिटिशर्स जो हैं, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ये फील हुआ कि जो विलेजेस है, इनसे सिर्फ ना हमें सिर्फ रेवेन्यू लेना है, बजाय हमें इनसे क्या करवानी पड़ेगी,
फसल की खेती फसल भी उगवानी पड़ेगी। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. ठीक है, इसमें क्या बताया है कि जैसी 19th सेंचुरी की एक तो एंडिंग होने वाली थी, उस टाइम की बात बताई कि जो कंपनी है उसने क्या कर दिया था, उसने अपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी ताकि वो क्या कर अपनी पूरी मतलब ताकत लगा दी कि जो यहाँ पर उनसे क्या खेती करवाई जा सके, किस किस की। एक तो है इंडिगो, इंडिगो को हिंदी में कहते हैं नील, और दूसरा है ओपियम, ओपियम को कहते हैं अफीम। क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड थी तो वो चाहते थे कि इंडिया में इसकी क्या करी जाए, खेती करी जाए। In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. अब क्या हो गया था कि इस सेंचुरी आधी सेंचुरी निकल चुकी थी तो ब्रिटिशर्स क्या करने लग गए, दबाव डालने लगे कल्टीवेटर्स के ऊपर, ताकि उन पर ज़बरदस्ती करने लगे ताकि वो इन क्रॉप्स को ग्रो करे। अब क्या क्या क्रॉप्स थी, बंगाल के अंदर जूट इन बंगाल, टी इन असम के अंदर ही, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि आज के टाइम में उत्तर प्रदेश है, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब। तो इन्होंने जो है डिवाइड कर दिया था कि इस जगह पे ये क्रॉप करी जाएगी। हाउ वॉज दिस डन? द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है चाहा कि जो खेती है उसको फैलाया जाए, ठीक है, अपने तरीके से नए नए तरीके अपनाए जाएं। तो ऐसा ही कुछ हम तरीका देखेंगे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने अपनाया था। डज कलर्स हैव अ हिस्ट्री? क्या कलर की भी कोई हिस्ट्री है? फिगर 5 एंड 6 आर द टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट। आप देख सकते हैं पेज फिगर 5 एंड 6 आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको कुछ प्रिंट मिलेगा, ठीक है। The image on the left shows the कलमकारी print created by weavers of आंध्र प्रदेश in India. अब ये जो प्रिंट है इसे बोला जाता था कलमकारी, जो कि कहाँ पे साउथ इंडिया में बनाया जाता था। ये छापा जो इस तरह की छपाई होती थी साउथ इंडिया में होती थी, आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑन द राइट इज़ अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस। अब ये जो देख रहे हैं आप इस तरह के जो डिज़ाइन है ये किसने करे थे? विलियम मॉरिस, अ फेमस पोइट, जो कि एक पोइट है और आर्टिस्ट भी है 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर। ये तो दूसरे देश का है ये डिज़ाइन और ये इंडिया का है, ठीक है। देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स। अगर आप इस पिक्चर्स को ध्यान से देखें, इफ़ यू सी इट केयरफुली यू विल सी वन थिंग कॉमन इन दीज टू पिक्चर्स। सो अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर अगर दिख रहा हो मेरी इस वीडियो में, तो इस दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? इनका कलर। एज़ यू नो दैट हम कलर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि कलर्स की क्या हिस्ट्री है। तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो है इनका कलर। बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। जो ब्लू कलर होता था उस टाइम पे उसे क्या बोला जाता है? इंडिगो। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? क्या आपको पता है कि ये कलर किस तरह से बनाया गया होगा? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वर प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल इंडिगो। जो ये कलर इसमें ब्लू कलर का यूज़ हुआ है इसे किससे प्रोड्यूस करा जाता है? एक प्लांट है जिसका नाम है इंडिगो, उससे। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट कल्टिवेटेड इंडिया। अब इसमें बताया कि जो इसमें कलर यूज़ हुआ है ये इंडिगो कलर से हमें कलर मिला, और इसकी जो कल्टिवेशन होती थी कहाँ पे होती थी? इंडिया में। इंडिया से वहाँ पर गया, ठीक है, ब्रिटेन में, और वहाँ पे कपड़े पे इसकी छपावी में इसका रंग भरा गया। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड। उस टाइम पे जो इंडिया जो हमारे इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर था किसका? इंडिगो का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिगो यहीं से बिकता था। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? अब बात करेंगे भाई इंडिया की इंडिगो की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। जो इंडिगो प्लांट है उसे वो ज़्यादातर ग्रो किस एरिया में होता था? ट्रॉपिकल एरिया में। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज बाई क्लोथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टुडे। अब जो क्या बताया है कि 13th सेंचुरी की बात करिए उस टाइम पे 13th सेंचुरी 19 देखो हम 19 तक पहुंच गए थे पर 13th सेंचुरी की बता रहे हैं कि 13th सेंचुरी के अंदर जो कपड़े के ऊपर जो कलर करा जाता था कहाँ कहाँ पर? इटली,
फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ों को रंगने के लिए जो है इस कलर का यूज़ करा जाता था। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. हालांकि ये बताया गया कि जो इंडिया का जो इंडिगो है वो पूरी यूरोप की मार्केट में नहीं पहुंच पाता था, कुछ ही जगह पे पहुंच पाता था, और जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। European cloth manufacturer therefore had to be dependent on other plant called wood to make violet and blue dye. अब इस वजह से क्योंकि पूरे यूरोप में जो है इंडियन इंडिगो नहीं पहुंच पा रहा था, तो जो बाकी यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, जो कपड़ा बनाने वाले थे यूरोप के, उन्हें किसी दूसरे कलर के ऊपर प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, जो उसका नाम है प्लांट का क्या है, वुड। ठीक है, तो इससे भी ऐसा ही कलर मिलता था जैसा कलर इंडिगो का होता है। बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, वुड वॉज मोर ईजिली अवेलेबल इन यूरोप। अब वुड जो है यूरोप के अंदर आसानी से मिल जाता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली। इसको कहाँ पे ग्रो करा जाता था, नॉर्थन इटली में, साउथर्न फ्रांस में, एंड इट्स पार्ट इन जर्मनी एंड ब्रिटेन। ठीक है, सब जगह। वर्ड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। अब क्या था, लोगों को जो कलर पसंद आ रहा था वो इंडिगो पसंद आ रहा था। ठीक है, इंडिगो सब जगह पहुंच नहीं पा रहा था, तो जो वहाँ की कंपनीज थी, ठीक है, ब्रिटेन में जो कंपनीज थी, उन्हें बड़ा बहुत भारी कंपटीशन जो है झेलना पड़ा था। कंपटीशन मिल रहा था उन्हें, किससे, अपने इंडियन इंडिगो से। अब वो ये चाहते थे कि हमारा जो है कलर तभी बिकेगा जब इनका इंडिया का इंडिगो आना बंद होगा। इसलिए जो वहाँ के लोग थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से क्या करा, उनके ऊपर प्रेशर डाला ताकि वो क्या करे, इसके इंपोर्ट बंद कर दे, इंडिगो को लेना खरीदना बंद कर दे, तभी हमारा जो है बिकेगा। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेयर इज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल। अब इसमें बताया कि कपड़े को जब डाई करने के लिए जो है लोग ज़्यादातर किसको पसंद करते थे, इंडिगो को पसंद करते थे, क्योंकि जो इंडिगो का कलर होता था वो बहुत ब्राइट कलर होता था, ब्लू कलर। और जो हमें वुड से, हमें जो वुड प्लांट है उससे जो हमें कलर मिलता था वो कैसा होता था, थोड़ा फीका फीका डल जैसा। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर persuaded the government to relax the ban on indigo import. अब देखो 13th सेंचुरी की बात करते करते हम पहुंच गए 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो यूरोप के क्लॉथ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करा कि वो जो ये जो बैन करा हुआ है इसके ऊपर थोड़ा क्या कर दे, रिलैक्सेशन दे दे। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको छूट मिल जाए, मतलब पूरे तरीके से, मतलब ये ना हो, पर उस पर कुछ ना कुछ छूट हो। The French began cultivating indigo in Saint Domingue in the Caribbean island. अब क्या बताया कि जो फ्रेंच लोग थे, मतलब जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, इंडिगो की खेती शुरू कर दी थी। ठीक है, वहाँ पर किस किस जगह पे, सेंट डोमिंगो में, कैरिबियन आइलैंड पे, पोर्तुगीज़ इन ब्राज़ील, इंग्लिश इन जमाइका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। ठीक है, इस जगह पे जो है इंडिगो पहले इंडिया में था, पर इस जगह भी इंडिगो ग्रो करने लगे, लोग कल्टीवेशन करने लगे। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत सारे पार्ट में इसकी करने लगे थे इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन को हिंदी में कहते हैं बागान, कहते हैं हिंदी में। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। अब क्या हुआ कि जैसी 18th सेंचुरी आई, तभी फिर से इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ऊपर आ गई। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज, और उस वही टाइम था जब ब्रिटेन के अंदर क्या आ गई थी, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई थी। ठीक है, एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। अब सीधी सी बात है, जब वहाँ पर मशीन वगैरह, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ खुलने लगी, और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, मशीन्स आ गई थी। इसका मतलब, तो जब मशीन आ गई थी तो काम क्या हो गया, कपड़ा जल्दी बनने लग गया। तो कपड़ा बनने लग गया जल्दी, तो वैसे उनको कलर भी करने के लिए क्या चाहिए, उनको डाई करने के लिए कलर चाहिए था। तो जिस वजह से इंडिगो की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reason. अब इसमें बताया कि जैसे पहले इंडिगो जो है यहाँ पर सप्लाई हो रहा था, पर किसी वजह से क्या हो गया था, इनके साथ जो है क्या हो गया, जो एक हमारा ट्रेड का चल रहा था वो बीच में क्या हो गया था, बंद हो गया था।
तो उसके कई कारण हो सकते हैं। Between 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half। अब बताया कि 1783 और 1789 में जो एक इंडिगो की डिमांड इतनी ज़्यादा ऊपर गई थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ desperately looked for new source of indigo सप्लाई फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो भी प्रोड्यूस। अब क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि पहले इनके साथ ट्रेड होता था, फिर कुछ बात होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इंडिगो की सप्लाई कम हो गई, जिस वजह से क्या हुआ, इंडिगो को तो नुकसान हुआ ही हुआ, प्लस अब जो वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे अब वो भी क्या सोचने लगे, दूसरा रास्ता ढूंढने लगे कि अब उन्हें वो कलर कहाँ से मिलेगा, वो इंडिगो कहाँ से लाएंगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाकी जो हमारा नेक्स्ट जो बच गया हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट वी विल do in our next video. Till then, goodbye. Have a good day.